सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, क्या क्या देखा था? हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ, और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई वायर है तो उसके स्मॉल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर डीएल से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डीएल था, और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, यानी डीएल और आर के बीच में जो एंगल था उसका साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो उस पॉइंट का जहां पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ। तो कंबाइनिंग ऑल दीज वी गेट dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इस तरह से जब हम प्रोपोर्शनल हटाए तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट जो हमारा आया तो dv प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। और इस तरह से अगर बात करें, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितने हो गई, 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? तो ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास कर सकती हैं, उसे उसकी परमिएबिलिटी कहा जाता है। तो परमिएबिलिटी की बात करें, अब आगे देखिए, तो ये डिस्कशन था हम लोग का कि बायो-सेवर्ट लॉ, और स्टेट ने बताया था पहली बार कि कोई करंट कैरी कंडक्टर तो उसके चारों तरफ वायर होगा, यानी जानकारी दी थी कि हाँ होगा। और स्टेट ने सबसे पहले क्या किया था, इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी थी, जानकारी दिया कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कैलकुलेट करना नहीं सिखाया था। तो जरा देखो, उसके बाद बायो-सेवर्ट आए, इन दोनों लोगों ने मिल करके अपना अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने छोटे से लेंथ, वायर के छोटे से लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला दे दिया। वो दे दिया कि dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जरा देखा जाए, अब इसी पे एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, तो उस एग्जांपल को कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या उपयोग है, और इसका इस छोटे से फार्मूले यानी छोटे से लेंथ डीएल के कारण बायो-सेवर्ट लॉ जो है हमेशा स्मॉल लेंथ डीएल के कारण ही काम करेगा। कौन सी? स्मॉल लेंथ डीएल के कारण काम करेगा, तो ये ध्यान है। लेकिन स्मॉल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करना सीख गए तो समझ लीजिए उसके बाद तो हम लोग जो है बड़े से बड़े जो है बड़ी लेंथ का भी जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे। तो उसको करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में ये दे रखा है कि a wire is along xi cap की डायरेक्शन में है, एक वायर है, यानी कि यहाँ पे बात करें डेल्टा एल या डीएल की बात करें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू गिवन इन द एनसीईआरटी, डेल्टा एल इज इक्वल टू xi कैप। जहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1.5 है, x की वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। नाउ कह रहे हैं कि ये x एक्सिस के लाइन में है, इस तरह से अगर वायर देखा जाए तो वायर जो हो गई किस तरह है, x एक्सिस के लाइन में, ये x एक्सिस हमारा, तो वायर हो गया x एक्सिस के लाइन में। कह रहा है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट P है, इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये y मान लेते हैं, y डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जब देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से देखें तो कर्लिंग फिंगर जो होती है डायरेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे देखिए इमर्जिंग आउट, यानी बाहर निकल रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो इसमें डॉट बना देते हैं, तो ये इमर्जिंग आउट, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्शन हमने पहले पता कर लिया राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इमर्जिंग आउट, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर है और ये इसके अंदर से
आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के जो बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और साथ ही साथ इसमें बाहर की तरफ निकल रही है। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जब कर्लिंग फिंगर्स को फिर अपने 4 फिंगर्स को कर्लिंग कर देते हैं, सभी फिंगर्स को कर्लिंग कर दें और थंब को अपराइट रखें, सीधा रखें, तो इफ थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्लिंग फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ये दर्शाता है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस वाले पॉइंट पे हम बाहर निकलेगी तो परपेंडिकुलर होगी यानी मर्जिंग आउट होगी। तो इस तरह से x की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो जरा देखिए स्मॉल लेंथ जो dl है, डेल्टा l है, डेल्टा l का है या dl का है, तो यहाँ इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं वो 2 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर की करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रही है। यहाँ पे जरा देखा जाए dl और r की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, ये dl हमारी dl की डायरेक्शन होगी, r की डायरेक्शन, ये पॉइंट r जो है, जो डिस्टेंस है उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, जो बायो-सेवर्ट लॉ में जो होता था डिस्टेंस की डायरेक्शन, तो dl से जो डिस्टेंस की डायरेक्शन यानी r है, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है वो कितना हो रहा है 90। इस तरह से हमें थीटा कितना मान गया 90 डिग्री। ये ध्यान रहे यहाँ पे dl जो है x एक्सिस के लॉन्ग में है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बिटवीन दीस टू विल बी 90 डिग्री। कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री। तो फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ वी हैव, बायो-सेवर्ट लॉ से क्या मिलेगा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन और डेल्टा b, यू कैन राइट आल्सो इट इज डेल्टा b, तो डेल्टा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा l sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। So putting the values we can solve it। वैल्यूज को फॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना है 10 टू पावर माइनस 7, I करंट है 2 एम्पियर, डेल्टा l की वैल्यू जो है, डेल्टा l की वैल्यू अगर निकाली जाए यहाँ पे डेल्टा l, तो डेल्टा l की जो वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर, डेल्टा l की वैल्यू कितना 1.5 सेंटीमीटर है, तो 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा ऐसा यूनिट में ही हमें इस्तेमाल करना होता है। तो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो गया। अब डेल्टा साइन 90, साइन थीटा साइन 90 अपॉन r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 स्क्वायर। तो जरा देखिएगा क्या हो गया, I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7 हो गया, I करंट है 2 एम्पियर है, डेल्टा l की वैल्यू है, तो डेल्टा l जो है यहाँ पे जरा देखा जाए कितना मैग्नीट्यूड है 1.5 सेंटीमीटर। ये x I कैप जो है ना यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ये I कैप का मींस x एक्सिस के डायरेक्शन में, और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो गई अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर r की वैल्यू जो ये डिस्टेंस है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट, अब सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखा जाए मैं नंबर्स को एक क्या करता हूँ, सबसे पहले बाहर कर लेता हूँ। यहाँ एक नंबर 2 मिला मुझे ऊपर में, एक मिला 1.5, सिर्फ नंबर को मैं लिखता हूँ, सॉल्व इजी करना है फिजिक्स के क्वेश्चन को। तो आप क्या करना, पहले नंबर्स को खोज लेना। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1.5 है, नीचे में जरा देखो तो 5 इंटू 5 आपको मिल जाएगा, 5 इंटू 5 मिल जाएगा। अब क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देना। तो 10 के पावर कितने हो गए, यहाँ पे जरा एक ही 10 लिखूंगा और उस पर सारे पावर्स को कर दूंगा। तो यहाँ कितना है -7, आगे जाते यहाँ पे -2 था और 10 के पावर और कहीं नहीं। नीचे में देखा जाए तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर यानी 10 के पावर -4, और इसको ऊपर जब लेके जाते हैं तो +4 हो जाएगा। यस देख यहाँ से देखा जाए तो 5 3 जा 15 यानी कि 0.3 ये हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, अगर इसे हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 2 3 जा 6 यानी कि 0.6 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर -7 -2 5 टू 7 और 7 टू 9 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करिए -5,
ये हो गया टेस्ला, ऐसा यूनिट जो है कितना है टेस्ला। सो फाइनली इसे अगर देखते हैं तो ये होगा, डिवाइड करो तो 0.1, 5 1 5 एंड देन 5 2 10, 0.12 into 10⁻⁵ टेस्ला, और इसे कर सकता हूँ मैं 1.2 into 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये आ गया जो मैंने दिया था, जो वैल्यूज एनसीईआरटी में भी इसी तरह के एग्जांपल है, बायो-सैवर्ट लॉ के जस्ट तुरंत बाद, तो उसे आप देख सकते हो और ये न्यूमेरिकल आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने कम से कम स्मॉल लेंथ डीएल के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड को निकाल ही लिया। बहुत अच्छी बात है, छोटा सा ही प्रयास हुआ। बायो-सैवर्ट ने एक स्मॉल लेंथ के लिए ही सही, लेकिन हमें जो है एटलीस्ट पहली बार मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सिखाया, और आपने भी देखिए ये कैलकुलेट कर लिया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे भी। और अब आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। अब बायो-सैवर्ट लॉ की अप्लाई करूंगा, एप्लीकेशंस है, इन्हें यूज करते हुए हम लोग कुछ चीजों को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को हमें दिया है। तो क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। जो बायो-सैवर्ट लॉ है, इस बायो-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग जरा देखिए, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying conductor, due to a straight current carrying conductor of infinite length, current carrying conductor of infinite length। तो जरा देखा तो इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। देखा जाए तो चलते हैं, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये मान लेते हैं मेरा वायर है, तो मैंने इनफाइनाइट लेंथ के बजाय अभी मैंने इसे ए बी लेंथ है, ए बी है मेरा वायर है। अब इस वायर से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सो देन वी टुक अ स्मॉल लेंथ dl ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का एक स्मॉल लेंथ हम dl ले रहे हैं। मान लिया ये स्मॉल लेंथ यहाँ पे dl है कंडक्टर का, तो वी टुक अ स्मॉल लेंथ dl ऑफ द कंडक्टर and let the point, this one point is O, this point is D, that this point is D. Now suppose this length is L, this angle is theta। ऑलरेडी हम जानते हैं DL और R के बीच में, ये हमारा R हो गया, तो DL और ये DL हो गया और ये R हो गया, तो DL और R के बीच में, ये देखिए DL और ये R, तो DL और R के बीच में जो एंगल होता है थीटा, we suppose this one angle with the horizontal से ये जो एंगल बन रहा है, इसे हम मान लेते हैं फाई। कितना एंगल मान लिया, फाई। ध्यान से फिगर को देखते रहिएगा। ये हमारा स्ट्रेट वायर है और ये पॉइंट P है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इस वायर से a डिस्टेंस पर है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो a डिस्टेंस पर है, और हमने एक स्मॉल लेंथ कोई dl ले लिया है। इस स्मॉल लेंथ dl से जो इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। ये एंगल इसके साथ में DL और R के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इस पॉइंट का नाम हमने D रखा है। अब ये वाली लेंथ जो मान लेता हूं कि ये यहां से यहां तक जो लेंथ है L है, यहां से यानी कि OD लेंथ, ये पॉइंट O है, O से D तक की जो लेंथ है कितनी है, L।
ओ से डी तक की लेंथ को कितना मेजर हमने किया है, एल मान लिया। देखिए फिगर अगर समझ में आ गया तो बाकी चीजें डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, वी ज्वाइन एपी एंड बीपी। एपी और बीपी को क्या करिए आप ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एंगल ऊपर वाला है इसे मैं φ1 मान लेता हूं, इसे φ2 मान लेता हूं, नीचे वाले एंगल को हम मान लेते हैं φ1। ये देखिए पूरा एंगल φ1 यहां से यहां तक, और ये पूरा एंगल ये वाला, यानी कि ये हमारा ओपी के साथ में जो बीपी का एंगल है इट इज φ1, और ऊपर में जो एंगल है उसे मान लिया मैंने φ2। क्लियर है। ये जो छोटा सा एंगल है ओपीडी वाला जो ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल है ये φ। तो ये हमारा फिगर है। फिगर के बाद अब हम चलते हैं कुछ चीजों को देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ओपीडी, तो इन राइट ट्रायंगल, तो अब क्या करना होगा, आपको लिखना होगा कि सपोज AB इज आवर वायर, सपोज OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वायर। Suppose DL is we take a small length DL of the conductor at point D. Point D पर small length DL ले लिया, which is r distance away from the point of observation. Point of observation से r distance पर है। Angle between DL and R is theta, and angle of this DP with the OP is phi. Now angle of the AP with OP is phi2, and angle of the BP with the OP is phi1। तो ये सारे एंगल हैं। अब हम बात करेंगे कौन से, इस OPD में ही, जरा देखिए। तो इन राइट ट्रायंगल OPD या DOP, इस DOP वाले जो राइट ट्रायंगल है इसमें तो सबसे पहले हम साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो देखा जाए साइन थीटा जो है, ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, ध्यान रखें ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, यहाँ से तक लेंथ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ए है, और जो हाइपोटेनस है वो 90 के सामने होती है। ये देखो 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होगा, आर। इस तरह से r हाइपोटेनस हो गया, a परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन r यानी कि a अपॉन r, a अपॉन r। चलो अब cos थीटा लगाया जाए, आल्सो cos थीटा, cos फाई लगाते हैं, सॉरी आल्सो cos फाई। चलो ध्यान दीजिएगा, फाई एंगल जो है यहाँ पर है, ये वाला दिस वन, ये जो एंगल है ये फाई है। अब इसके सामने वाला तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए इसके सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर, यानी L परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया A, और ये हो गया ये जो DP है वो हो गया आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ से भी A भी cos फाई भी कितना हो जाएगा, A अपॉन R। सो वी सी दैट sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई। यहाँ से हम दे सकते हैं कि sin थीटा और cos फाई दोनों क्या है, इक्वल। तो ये हो गया हमारा A अपॉन R। अब यहाँ से अगर हम निकाले R की वैल्यू, तो R विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा A cos फाई। तो ध्यान दीजिएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A cos फाई। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 1। R इक्वल टू हो गया A cos फाई, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन गया। आल्सो और थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हम tan फाई लगाते हैं, क्या लगाएं, tan फाई लगाते हैं, तो tan फाई क्या देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस फाई के सामने जो एंगल है, फाई के सामने जो साइड है वो L है। फाई के सामने कौन सी साइड है, L है। तो फाई के सामने साइड है जो L है, इसका मतलब L अपॉन बेस जो हो गया A, तो L अपॉन A कितना हो गया, L अपॉन A। ध्यान से
देयरफॉर अगर यहाँ पे L की बात करें सो L विल बी इक्वल टू A tan phi। कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इधर आ जाएगा, A tan phi। L इज इक्वल टू हो गया A tan phi। सो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? L का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dl हो जाएगा A tan phi का हो जाएगा sec स्क्वायर phi, tan phi का आपका हो जाएगा sec स्क्वायर phi d phi। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन करने से हमें dl की वैल्यू निकल गई। तो dl इक्वल टू होगा A sec स्क्वायर phi d phi। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं? बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं। तो यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, सो फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ से क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square। Now putting the values of all these things, सबकी वैल्यू को पुट करता हूँ तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, the value of dl is A sec square phi d phi। The value of dl is A sec square phi d phi into sin theta। Sin theta is A upon r। Sin theta is A upon r square upon r square। थोड़ा सा और इसे हम कर लेते हैं, इस तरह से सॉल्व कर लेते। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A एंड A का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A स्क्वायर हो जाएगा I A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन R क्यूब है। कितना है? R क्यूब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू यहां से पुट करें तो A cos फाई हो जाएगा। इस तरह से ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन, ये डी फाई है, डी फाई अपॉन R क्यूब। सो A क्यूब cos क्यूब फाई। तो ये R की वैल्यू थी तो क्यूब कर दिया हमने, R क्यूब था। अब जरा देखते हैं यहां से कुछ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखा जाए सो dB की वैल्यू हमारी कितना मिल रही है? तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A क्यूब है, A स्क्वायर है तो A कट जाएगा, A बचेगा, I अपॉन A। जरा देखा जाए cos फाई है तो देख लेते हैं। जो dl हमारा A सेक स्क्वायर फाई डी फाई था और R की जो वैल्यू थी हमारी A cos फाई डी फाई। तो इन्हें पर देख लेते हैं, पूरा वैल्यू अभी सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखते चले हम लोग। एक बार देखा जाए साइन थीटा इक्वल टू A अपॉन R था और cos फाई इक्वल टू A अपॉन R था। यहाँ जो R की वैल्यू आ जाएगी, जरा देखिए R इधर लेके आएंगे तो A अपॉन cos फाई होगा। तो यहाँ एक मिस्टेक हुआ था, ये देखिए सॉरी, ये था A अपॉन हो जाएगा कितना? cos फाई, यानी कि R इज इक्वल टू कह लीजिए A सेक फाई। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A सेक फाई हो जाएगा। ये वैल्यू हम R की यहाँ पे पुट करेंगे। ये मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों से छूटा जो था,
इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। जब देखा जाए हमारा ये हो जाएगा, हमारा आर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए सेक फाइव। जरा देखा जाए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, cos फाइव इक्वल टू ए अपॉन आर ना, तो cos फाइव इक्वल टू है ए अपॉन आर, तो आर की वैल्यू, तो आर को इधर लेके जाऊंगा तो cos फाइव के अपान में आ जाएगा, यानी ए अपॉन cos फाइव, और ए अपॉन cos फाइव, और 1 अपॉन cos फाइव को हम क्या कहते हैं, सेक फाइव, तो ए सेक फाइव, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए सेक फाइव। इस तरह से आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर ये आर था, इस आर स्क्वायर और आर से आर की वैल्यू यहाँ पे आई थी, तो इस तरह से आर क्यूब की जो वैल्यू पुट करेंगे तो ए सेक फाइव, यानी कि ए क्यूब ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब फाइव। अब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन सेक, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर में तो ए क्यूब कट जाएगा, तो यानी 1 अपॉन सेक फाइव, ऊपर में है डी फाइव, या वी कैन राइट इट, या थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाइव, 1 अपॉन सेक फाइव क्या लिख सकते हैं हम, cos फाइव डी फाइव। तो ये फाइनली आ गया डीबी की वैल्यू। अब डीबी की जब वैल्यू आ गई तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर दें, यानी कि स्मॉल लेंथ डीएल के कारण हमें पता चल गया है ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो ये वाली, तो अब हम क्या करें, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर के कारण आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग, इसे क्या कर देता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स वी गेट, लिमिट्स में हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और ये 0 टू बी होगा, इसका लिमिट अगर बात करें तो 0 टू बी, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बी होगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाइव डी फाइव। ये था हमारा, वहां देखिए डी बी इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाइव डी फाइव, इसी का इंटीग्रेशन करना था। अब जरा देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई करंट भी यहाँ पे जो फ्लो हो रही है, आई जो करंट फ्लो हो रही है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, करंट आई भी क्या है, कांस्टेंट है, ए जो है ये डिस्टेंस भी इस पॉइंट की ऑब्जर्वेशन में की होगी, फिक्स है। अब हमें, यानी कि जो वेरिएबल है वो cos फाइव, तो यहाँ से बाकी सारी चीजों को बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा 0 टू बी, यानी इंटीग्रेशन हो गया बी, और ये हो गया 0 टू बी। अच्छा, यहाँ पे जो है cos फाइव का जो लिमिट होगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा बी फाइव है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी माइनस फाइव वन, कहाँ से कहाँ तक ये एंगल वेरी करेगा, जो फाइव है देखिए यहाँ इधर इस तरफ आ रहा है और इस तरफ आ रहा है, तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लिए हैं, ऊपर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको हम पॉजिटिव लिए, तो ये देखिएगा ये फाइव वन को नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसे लिखा, तो माइनस फाइव वन टू फाइव टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाइव डी फाइव। इस तरह से देखा जाए हम, तो अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से और सॉल्व कर लेंगे, तो देखा जाए ये आ गया हमारा b, dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा 0 टू b, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव, इंटीग्रेशन किसका करना है, cos फाइव, तो cos फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी cos फाइव का हो जाएगा sin फाइव, माइनस नहीं होगा पॉजिटिव हो जाएगा sin फाइव, और ये हो जाएगा माइनस फाइव वन टू फाइव टू। इस तरह से फाइनली जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड, ये b माइनस जीरो, यानी सीधे b हो जाएगा, मैं b लिख दे रहा हूँ, b माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ देखिएगा आई अपॉन ए, यहाँ देखिएगा साइन फाइव टू, साइन फाइव टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन फाइव टू माइनस माइनस साइन फाइव। ध्यान दीजिएगा जरा,
साइन फाई टू, अपर लिमिट रखेंगे फाई की जगह पे फाई टू रख दिया, माइनस साइन माइनस फाई वन, और माइनस साइन थीटा जो होता है प्लस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। सो फाइनली हमारा जो आ गया रिजल्ट, फाइनली जो रिजल्ट आया, इसे कंक्लूड करके मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो B इज इक्वल टू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। या इस साइड से हम इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप, ध्यान दीजिए, और टॉप पे लिख देता हूँ, टॉप पे लिख देता हूँ ताकि आपको इरेज ना करना पड़े, ताकि आप देखते रहो सारी चीज़ों को। एक बार हम फिर से वापस रिवाइज कर लेंगे। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ये हो गया साइन फाई वन प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस बाहर निकलेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर आएगा, तो ये माइनस में से प्लस होगा। साइन फाई वन को पहले लिख दिया प्लस साइन फाई टू, क्योंकि ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ए बी। ध्यान रहे, हमें जो हमारा डेरिवेटिव था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अभी हम ये इनफाइनाइट लेंथ का नहीं निकाले, हम तो अभी कितना निकाले, ए बी का निकाले, यानी ए बी लेंथ है, इस ए बी लेंथ का निकाले। अब इनफाइनाइट अगर लेंथ होगी तो क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा ए बी वायर था, ओपी डिस्टेंस ए था, और जो हमने एक स्मॉल लेंथ डीएल ले लिया, इस वायर का स्मॉल लेंथ एक छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल। डीएल की डिस्टेंस जो है पी से आर डिस्टेंस है, और डीएल की जो डीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा, और हमने ये वाला एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल फाई मान लिया है। इस आर का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से कितना मान लिया है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे एंगल फाई मान लिया है। अब इस एपी और बीपी को हमने मिला दिया है, नीचे वाले एंगल को फाई वन, ऊपर वाले एंगल को फाई टू मान लिया है, और इस तरह से ये वाली डिस्टेंस जो है ओडी है, इसको मान लिया है एल मैंने। अब इसमें मैंने ट्रायंगल दिया दो, ये ट्रायंगल ओ डी यू ओ पी जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने साइन थीटा लगाया, तो परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनस आर आया, cos फाई लगाया यानी फाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, बेस यहाँ पे फाई के लिए ए होगा और हाइपोटेनस आर, तो ए अपॉन आर हो गया। तो साइन थीटा cos फाई दोनों ही यहाँ पे इक्वल है। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर को यहाँ लेके आऊंगा तो ए अपॉन cos फाई हो जाएगा, और 1 अपॉन cos फाई को हम कहते हैं sec फाई, सो आर की वैल्यू क्या आ गया, a sec फाई आ गई। तो आर की वैल्यू आ गई a sec फाई। आल्सो अब tan फाई लगा देता हूं मैं, tan फाई लगा लूं तो l अपॉन a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है l, ये वाली डिस्टेंस कितनी है l, तो l अपॉन बेस a, ये आ गया। इस तरह से यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो l की वैल्यू आ गई a tan फाई, ये को इधर लेके आ जाऊंगा तो l की वैल्यू कितनी आ गई a tan फाई। इसे क्या कर दिया, हम डिफरेंशिएट कर दिया, तो l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dl a tan फाई का डिफरेंशिएशन, क्योंकि tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा का हो जाता है, तो a tan थीटा का जो tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर फाई d फाई। ये सारी वैल्यूज हमें अब पता चल गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखिए बहुत बड़ा छोटे से लेंथ के लिए दिया था, बायो-सेवर्ट ने क्या किया, छोटे से लेंथ के लिए फार्मूला दिया, लेकिन हमने उस फार्मूले का उपयोग करते हुए अब पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। यानी स्मॉल डिस्कवरी भी हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। यानी छोटी सी चीज जैसे हुआ, फॉर एग्जांपल अगर देखो तो रशिया के साइंटिस्ट जो है ना, इंसान को 10 मिनट के लिए या कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए इंसान के ब्रेन को जिंदा कर देते हैं, वो यानी डेड ब्रेन को भी, जो आदमी मर जाता है उसको भी 10 मिनट के लिए जिंदा कर देते हैं। तो फिलहाल अभी 10 मिनट के लिए अगर किया जा रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में उसे हम और भी परमानेंटली या जो भी है कर सके, हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो होप कैसे है, होप इसलिए है क्योंकि बायो-सेवर्ट ने तो हमें स्मॉल लेंथ डीएल के लिए निकालना सिखाया था, लेकिन हम पूरे लेंथ के लिए जो है मैथमेटिक्स का उपयोग करते हुए निकाल रहे हैं। अब देखिए बायो-सेवर्ट लॉ था कि d इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर था। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl की वैल्यू यहाँ से उठाई, dl है a sec स्क्वायर फाई d फाई, तो a sec स्क्वायर फाई d फाई लिए, dl का लिख दिया, sin थीटा की वैल्यू है a अपॉन r, और अपॉन होता है r स्क्वायर। तो इस तरह से देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 बाय i, यहाँ मल्टीप्लाई किया, a का मतलब a स्क्वायर
इधर sec स्क्वायर फाई डी फाई हो जाएगा, r की मल्टीप्लाई कर दिया r क्यूब हो जाएगा। अब r की वैल्यू को पुट करते हैं, उठाते हैं, यहाँ से आ रहा है a का sec फाई, तो इस तरह से हमने a r क्यूब है तो a क्यूब sec क्यूब फाई हो जाएगा। इस तरह से a स्क्वायर से यहाँ पे कटेगा, एक बचेगा y i अपान a बच जाएगा, sec स्क्वायर से यहाँ पे कटेगा, sec क्यूब कटेगा तो sec 1 अपान sec फाई बचेगा, तो sec फाई डी फाई बचा। 1 अपान sec फाई को क्या बोलते हो cos फाई, तो 1 अपान sec फाई जो हो गया ये आपका कितना हो गया cos फाई, तो cos फाई हो गया डी फाई। इस तरह से dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान a cos फाई डी फाई, ये स्मॉल लेंथ dl के कारण आई। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो पूरे लेंथ dl के कारण हम कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स विल गेट क्या मिलेगा, d इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ दिस। लिमिट जो होगी जो b वैल्यू करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिनिमम 0 मैक्सिमम कितना b तक, तो इसकी लिमिट है 0 टू b। और इसका पे देखिए जो एंगल मूव करेंगे फाई, तो फाई क्या है, इधर हो सकता है फाई 1 और इधर कितना हो सकता है फाई 2, ऊपर अगर एंगल मूव करे तो फाई 2। तो इस तरह से इसकी लिमिट हो गई माइनस फाई 1 टू फाई 2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो फाई 1 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसे हमने माइनस में लिया है। क्लियर है। अब i अपान ये हो गया तो cos फाई डी फाई। इस तरह से म्यू नॉट अपान 4 पाई i अपान a है कांस्टेंट, और ये cos फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin फाई। इस तरह से लिमिट है माइनस फाई 1 टू फाई 2, और इधर ये dv का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा b। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin फाई। लिमिट रख दिया तो ये b माइनस 0 यानी कि